I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. Ready? And you're gonna say, this is it. This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. सर, आज तक दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं जो पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंच पाए। अगर इंडिया पहली कोशिश में मार्स पहुंच जाता है तो क्या होगा? फट जाएगी सबकी। The chances of this mission succeeding are less than 1%. मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करें, करना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट। Oh, shit. दोस्तों, न्यूज़ ऑफ ठग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इसरो पे बात करेंगे, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे। जब 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होके 2 साल हुए थे, तभी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ रहा था। ये इसलिए हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों देश सुपर पावर कंट्री बन के उभर रहे थे और इसी वजह से उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी दोनों की अलग थी और इसी कारण भारी राइवलरी की वजह से इन दोनों में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। उस वक्त ये दोनों देश न्यूक्लियर पावर को और मजबूत बनाने में लग गए थे और इसके लिए वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में लग गए थे, जिससे वो अपने न्यूक्लियर वेपन को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट डिलीवरी कर सके। और इसके लिए रॉकेट की ज़रूरत थी और इन दोनों देशों को पता था कि अगर उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे वो स्पेस में पहुंच जाए, तब उनके पास हथियारों के मामले में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और इसी को फुलफिल करने के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस रेस के कंपटीशन में लग गए थे। और तभी 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो प्लान कर रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेंगे। पर 1957 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसका नाम था स्पुतनिक। इसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया और वो था स्पुतनिक 2। और उसमें पहली बार एक लाइव क्रिएचर को भेजा गया और वो था एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। Всем советским людям особенно приятно, что коллективы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов и исполнительных организаций, создавшие новую ракету, посвящает этот спуск 21-му съезду Коммунистической партии Советского Союза। और अमेरिका ने जैन 1958 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। और उस वक्त इन दोनों देशों में कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया था और इसी वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी भी रैपिडली बढ़ रही थी। तब भारत में बैठे ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने ये रियलाइज़ किया कि भारत के विकास के लिए स्पेस डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 1962 तक देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कन्विंस कर लिया कि भारत के पास एक स्पेस रिसर्च सेंटर होना चाहिए और तभी अपने देश का स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो का जन्म होता है। शुरुआत में इसरो का नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और अपने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे सेटअप किया। इसे एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के अंडर रखा गया और उसके चेयरमैन विक्रम साराभाई जी को बनाया गया और वे हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। शुरुआत में इनकोस्पार के पास बहुत से लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज थे, इसलिए उस वक्त रॉकेट के पार्ट को साइकिल पर और बुलक कार्ट पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था और अपना सैटेलाइट लॉन्च करने में भी उनको बहुत जुगाड़ करना पड़ा। लेकिन भारत की रियल स्पेस जर्नी 1963 में स्टार्ट हो जाती है। तब भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्टडी और मेजरमेंट ले सके, और इसको सप्लाई किया था नासा ने। पर उसके बाद भारत ने 1967 में अपना खुद का साउंडिंग रॉकेट बनाया था और वो था रोहिणी 75 और इसे 20 नवंबर 1967 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1969 को भारत के 22nd इंडिपेंडेंस डे के दिन इनको स्पार को रीनेम करके इसरो नाम दिया जाता है, क्योंकि ये अब कोई कमेटी नहीं थी, ये एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी और इसका मेन काम था स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और देश का विकास करना।
इस ऑर्गेनाइजेशन के भी चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। उस वक्त विक्रम साराभाई के लीडरशिप के अंडर बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं और 1975 में भारत अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है और वो था आर्यभट्ट। पर 1971 में डॉक्टर साराभाई एक्सपायर हो जाते हैं ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट और उनकी जगह डॉक्टर सतीश धवन, जो एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन और एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, उनको नियुक्त किया जाता है। Received the criticism, he assured them in a year we will succeed with our team is a very good team. Next year, here only interesting happened. Next year, July 18th, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he gives to his team. That's the first. और ये जो सैटेलाइट भारत में लॉन्च की थी वो सोवियत यूनियन से की गई थी, क्योंकि तब भारत और सोवियत यूनियन के बीच एग्रीमेंट हुआ था स्पेस प्रोग्राम को लेकर। 1980 में भारत अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्रिएट करके एक नया रिकॉर्ड बनाता है और भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SLV-3, जिससे रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा जाता है। और इसके बाद वो कई सैटेलाइट पर काम करता है, जैसे कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल ASLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए। GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky, we can see the rocket very beautiful. 1983 में इसरो फिर से एक बार नासा का सपोर्ट लेता है इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट है जिसका एक मकसद है रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाए। इसके हेल्प से टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग भी की जा सकती है कि कब आंधी और तूफान किस ओर से आएगा। भारत के एडवांस वेदर सैटेलाइट इनसेट 3D को आज फ्रेंच गुयाना से लॉन्च कर दिया गया। इनसेट 3D को मौसम संबंधी अध्ययन के साथ साथ जमीन और समंदर की निगरानी के लिए भी डिजाइन किया गया है। इनसेट 3D की एक खासियत ये भी है कि ये जरूरत होने पर जमीन या समंदर से भेजे जा रहे मदद और बचाव के सिग्नल्स को भी पकड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगले 2 दशकों में इसरो का काम करने का स्पीड और भी बढ़ जाता है। 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है चांद पे जाने का। इससे सारी दुनिया में इसरो फेमस हो जाता है और चंद्रयान-1 का मिशन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। It's a historic moment as far as India is concerned. We have started our journey to the moon and the first leg of the journey has gone perfectly well. आखिरकार हमने भी चांद छूने के लिए छलांग लगा दी है। आज सुबह भारत ने अपने पहले मानव रहित यान चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक भेज दिया। उसके बाद 2013 में मंगलयान को मेन ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करवा के फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बनाता है और भारत चौथा ऐसा देश था जिसने मेन ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट एंटर करवाया और वो भी ओनली $74 मिलियन में। ये सबसे कम कीमत थी। हमने मार्स मिशन किया, हम मंगलयान में सफल हुए और दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ। और हमारे नौजवानों की बुद्धि ताकत देखिए, हम मंगलयान किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा आया। इसके बाद इसरो ने 2017 में 104 सैटेलाइट स्पेस में 1 गो में लॉन्च करके थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले रशिया ने अपने 37 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए थे। उस रिकॉर्ड को इसरो ने ब्रेक कर दिया था। 3, 2, 1, 0. It's a boost for India's space program. At the tip of this rocket, there are 104 satellites. It's the biggest number ever carried by a single launch. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 3, 2, 1. We have ignition. और 2019 में चंद्रयान-2 का लॉन्च ये इसरो के लिए पार्शियल सक्सेस था। इसरो का हमेशा मेन मकसद यही रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना देश के सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। और इसरो कभी भी किसी भी कंट्री से लड़ा नहीं है, बल्कि वो हर कंट्री से कोलैबोरेट करके अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। इसरो ने हमेशा नासा का सपोर्ट भी लिया और सोवियत यूनियन का भी सपोर्ट लिया अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसरो का बजट भी नासा के बजट से हमेशा कम ही रहा है।
नासा हर साल $24 बिलियन खर्च करता है अपने स्पेस रिसर्च के लिए और अपने भारत का स्पेस डिपार्टमेंट का बजट है $1.7 बिलियन और उससे भी इसरो को कुछ पार्ट मिलता है रिसर्च के लिए। इसलिए इसरो का बजट नासा से 20 गुना कम है। इसरो अपना ज़्यादातर बजट स्पेंड करता है नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने और स्पेस व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में, ग्राउंड स्टेशन और नेसेसरी स्पेस मिशन कंडक्ट करने के लिए। और इसरो हमेशा इफेक्टिव, रिसोर्सफुल और कॉस्ट इफेक्टिव रहा है। इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट में आदित्य L1 ये एक सोलर मिशन है। इसका कॉस्ट $55 मिलियन है और इसरो ने वीनस पे जाने के लिए शुक्रयान 1 मिशन प्लान किया है और ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसका कॉस्ट एस्टिमेट है 62 मिलियन से $125 मिलियन। और उसका गगनयान भी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिससे इसरो पहली बार इंसान को स्पेस में भेजेगा। ये गगनयान अर्थ के चक्कर काटेगा 5 से 7 दिनों तक, करीबन 400 किलोमीटर फ्रॉम स्पेस ऑफ द अर्थ। इस मिशन के लिए बजट रखा है 900,000 करोड़ और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस मिशन के लिए भारत में डेवलप की जाएंगी। जो भी लॉन्च व्हीकल, स्पेस क्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू स्केप सिस्टम, सारा कुछ भारत में डेवलप होगा। बस इसमें से जो एस्ट्रोनॉट सूट्स और ट्रेनिंग है इसके लिए भारत रशिया के कॉस्मोस से कोलैबोरेट करेगा और भारत के ऑलरेडी 40 इंडियन एयरफोर्स पायलट को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। इसके अलावा फ्लाइट फिजिशियन और कम्युनिकेशन के लिए इसरो फ्रेंच स्पेस एजेंसी से टाइप कर रहा है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। अगर भारत ये मिशन में सक्सेसफुल होता है तो भारत चौथा ऐसा देश होगा जो अपनी कैपेसिटी से एस्ट्रोनॉट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा। इससे पहले ये 3 देशों ने किया है, रशिया, USA और चाइना ने। और इसरो का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 2030 तक भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। ये फॉर्मर इसरो चीफ के शिवन ने 2019 में अनाउंस किया था। As a long-term plan, we are planning to have the space station by India, our own space station. Then subsequently, not only the space station we are going to stop it, we are going to join the international community for going to moon. और भारत स्पेस रिसर्च में सार्वभौम और सर्वशक्तिमान हो, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। जय हिंद, जय भारत।